स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। पांचवें दिन भी मिसाइलों, ड्रोन और जवाबी हमलों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। जहां एक तरफ सैन्य कार्रवाई तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों की बयानबाजी भी लगातार आक्रामक होती जा रही है। आखिर इस बढ़ते संघर्ष का अगला पड़ाव क्या होगा और पूरे पश्चिम एशिया पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान पर अमेरिकी हमलों और जवाबी हमलों का आज पांचवां दिन है। हर दिन हमले और तीव्र और बयानबाजी और आक्रामक होती जा रही है। फिलहाल कूटनीति की मेज सजने के बजाय युद्ध का मैदान बारूदी गंध और आग के गोले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष फिलहाल किसी तरह नरमी दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। मध्यस्थ देश तकनीकी स्तर की वार्ता को बहाल करने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को अमेरिका ने उत्तरी ईरान के सेमनान शहर पर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार हमला किया। यहीं से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन और अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित होता है। इसके अलावा अमेरिका ने कुराकाओ के झंडे वाले तेल टैंकर बेलमा पर गोलीबारी का भी दावा किया है। ये जहाज फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था। अमेरिकी सेना के अनुसार जहाज ने कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद दिशा नहीं बदली, जिसके बाद एक अमेरिकी विमान ने जहाज की चिमनी पर मिसाइल दागकर उसे निष्क्रिय कर दिया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तड़के बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। ईरान ने इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि इन देशों ने ईरानी हमलों को विफल करने की बात कही है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद सभी बुनियादी ढांचे को नेस्त नाबूद करने की धमकी दी है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के समझौता नहीं करने पर उसके पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने की चेतावनी के जवाब में ये धमकी दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी बाहरी ताकत की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ईरान की ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता है। वहीं इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने इराक के स्वायत्त उत्तरीय कुर्द क्षेत्र के शहर इरबिल पर रात में हुए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। अधिकारियों के अनुसार इस ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री अल जैदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहीं ईरान में बढ़ते अमेरिकी हमलों के बीच दक्षिणी क्षेत्र हुर्मुज़गान, बुशहर, खुजेस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में 12वीं की अंतिम परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक महिला अमेरिकी नागरिक को रिहा किए जाने को लेकर ईरान की तारीफ की है। इस अमेरिकी नागरिक को ईरान ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि महिला को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। अब छोड़े जाने पर अमेरिका ईरान के सद्भावनापूर्ण कदम की सराहना करता है। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, अगर ये इस संकट की हम बात करें जो ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? ये तो हमने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। क्या इसका भविष्य होगा अतुल जी? किस तरह से जो हाल के दिनों में घटनाएं हो रही हैं उसका आप विश्लेषण करना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है दोबारा से इसका एक नए साइकिल पे आ गया है और ये अभी उसका बातचीत की तरफ जाना या किसी तरफ से कमज़ोर पड़ना या कोई इसका हल निकलना मुझे नहीं नज़र आ रहा। और इसकी वजह यह है कि ईरान ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो उसका ट्रम्प कार्ड है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा, उसकी नाकाबंदी करके रखेगा। और अमेरिका का कहना है कि हम उसको खोलेंगे और पूरी तरह से एक ब्लॉकेड फिर से वहाँ पर कर दिया और रोज़ हवाई हमले शुरू हुए हैं। हमने पहले भी ये डिस्कस किया आपके साथ कि हवाई हमलों से कोई रेजिम चेंज होने वाली नहीं है, इसलिए ये सिलसिला चलता रहेगा। अब एस्केलेशन कैसे हो सकती है? एस्केलेशन जो मुझे लगता है कि हो सकती है वो होगा अगर गल्फ ऑफ एडन में जो हुतीज़ हैं उनका हमला वहाँ पर हो, क्योंकि सुएज कनाल जो रूट है अभी तक उसके ऊपर उसको निशाना नहीं बनाया गया और वो ईरान बना सकता है हुतीज़ के द्वारा। तो वो एक और एस्केलेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो खाड़ी के देश हैं जिसके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है, कुवैत की बात की, हम बहरीन हो रहा है या कतर है या ओमान भी है, तो इनके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है चंद्रशेखर जी, जैसे कि वाटर जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स हैं, वाटर पाइपलाइंस है, देखिए रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर अगर पानी की अगर किसी तरह से कमी आ गई
तो बहुत मतलब लोग वहाँ से मिलियंस में भागेंगे, तो वो एक सर्वाइवल का इशू बन जाता है। उसके ऊपर भी अभी ईरान ने इसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया, यूएस बेसिस के ऊपर ज़्यादातर उस पर अटैक किए हैं। तो ये एस्केलेशन के कई पहलू हैं जो मुझे लगता है आगे बढ़ सकते हैं, जैसे ऐसे जो डोनाल्ड ये अमेरिका का जो जो अटैक्स हैं वो अगर बढ़ते जाएंगे तो यही होने की संभावना है। मुझे लगता है कि ये युद्ध विराम का जो कुछ दिन का था वो दोनों साइड्स ने अपने आप को रीस्टॉक किया है, उसको इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं कि युद्ध विराम की तरफ, लेकिन दोनों ने ये तय कर लिया था कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी के दोबारा से हम अपनी जो क्षमता है, सैन्य क्षमता, उसको दोबारा से फिर से एक तरह से उसका नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, उसको वापस लेके आएं। ये रिपोर्ट्स जो ईरान से आ रही है वो ये कह रही हैं कि जो क्षति पहुंची थी ईरान के मिसाइल आर्सेनल में पिछले राउंड में का 50% उसकी भरवाई कर ली है ये युद्ध विराम के दिनों में दौरान। तो एक तरह से आप तैयार हैं अब लंबे युद्ध के लिए, और वही मुझे दिख रहा है। और उसके साथ साथ उस सिर्फ रीजन को नहीं कि पूरे विश्व को उसका नेगेटिव एक फॉल आउट आएगा, और भारत के ऊपर भी आएगा, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सब लिंक्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ। अतुल जी, इजराइल क्या कूद सकता है इसमें? देखिए, इजराइल और नियोकॉन्स जो हैं ये दोनों इस वक्त लगे हुए हैं अमेरिका में, जो है उनका पलड़ा। लिंडसी ग्राहम जो थे वो बहुत बड़े एक नियोकॉन थे जिनकी कुछ 2 दिन पहले मौत हुई है। तो वो भी एक फैक्टर आ गया है, नियोकॉन फैक्टर बढ़ के, जो डोनाल्ड ट्रंप को उकसा रहा है कि आप इसको जारी रखें, और लक्ष्य वही जो वेनेजुएला का था कि रेजिम चेंज आप करते हुए ईरान के ऊपर। तो ये एक, और इजराइल की भी यही मंशा है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और इसलिए वो बैकग्राउंड फैक्टर्स जो हैं इजराइल के सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लेकिन एक्टिव फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि मिलिट्री भी ये अलायंस चल रही है अमेरिका और इजराइल के बीच में। तो इजरायली फैक्टर है, हिजबुल्ला वाला फैक्टर है, क्योंकि ईरान अगर हिजबुल्ला को एक तरह से उस फ्रंट को छोड़ दे तो उसका जो चैनल है एक पूरे मेडिटेरेनियन की तरफ इन्फ्लुएंस का चैनल, वो उससे नष्ट होता है। इसलिए हिजबुल्ला को ईरान जो है अकेला नहीं छोड़ सकता, वो सपोर्ट करेगा हिजबुल्लाह को। तो वो भी एक फैक्टर है जो इजराइल और ईरान के बीच में एक तरह से एक नेगेटिव फैक्टर है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको अब ये हम दूर नहीं कर पा रहे। अतुल जी, एक सवाल और है कि ईरान ने जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर के एक तरह की एक जिद पकड़ी है, क्या ईरान के अंदर हार्डलाइनर या मॉडरेट, या हम कह लें ईरानी आईआरजीसी और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, इनमें कोई मतभेद है क्या? ये क्यों अलग अलग बयान और अलग अलग तरह से, जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर के खासकर? चंद्रशेखर जी, जो मुझे लग रहा है कि अंदरूनी जो स्थिति है ईरान की, उसमें इस वक्त जो पलड़ा भारी है वो आईआरजीसी का है जी, कि ग्रेजुएट हुआ है, और आयतुल्लाह खामेनी की हत्या के बाद खासकर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसमें आईआरजीसी सबसे आगे और सो कॉल्ड मॉडरेट्स वो पीछे हैं। लेकिन वो भी अपनी आवाज़ बीच में करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो फ्यूनरल हुआ था आयतुल्लाह खामेनी का, उसके अंदर आयतुल्लाह मुश्तबा जो उनके सक्सेसर हैं, बेटे हैं, उनकी कहीं हमने तस्वीर नहीं देखी। तो जो ईरान का सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जिस प्रभाव है वो सुप्रीम लीडर का है जी। अगर सुप्रीम लीडर किसी तरह से फंक्शनल नहीं है इस वक्त, तो उसके बाद कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो युद्ध को रोके या कम करे या फाइनल पॉलिटिकल डिसीजन ले सके। मुझे लगता है इस बात को हमें गौर करना चाहिए कि सुप्रीम लीडर कौन है इस वक्त और कितना फंक्शनल है ईरान में, क्योंकि उस पर ऊपर निर्भर करेगा कि कोई डील भी अगर करनी हो, फाइनली वो सुप्रीम लीडर ही कर सकता है। आईआरजीसी नहीं कर सकती, ना ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, ना प्रेसिडेंट, ये लोग नहीं कर सकते। तो वो एक एलिमेंट है इंटरनल पॉलिटिक्स की जिसकी आप बात कर रहे हो ईरान के अंदर, वो बहुत मुझे लगता है कि उसको हमें और नज़दीक से देखना पड़ेगा। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना